तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में एक बार फिर से फार्मूला लिस्ट बनाइए और कुछ नए पॉइंट्स भी ऐड कर लेंगे। तो पहला फार्मूला क्या था? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में फार्मूला लिस्ट बनाएंगे तो सबसे पहला फार्मूला क्या था? पहला फार्मूला था बियो-सावर्ट्स लॉ और ये था B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dB, या फिर ऐसे लिख सकते हो B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dB। इसको और आगे लिखोगे, बताओ, बोलो। म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL क्रॉस R अपॉन में RQ। यहाँ पे जो DL वेक्टर है ना, ये कंसीडर्ड है। आप किसी भी वेक्टर को अगर बनाते हैं तो बस दो चीज़ों के आंसर दे दीजिए, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, तो बन जाता है वेक्टर। तो कंसीडर्ड वेक्टर है। और अगर आप इसको स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई और IDL साइन थीटा बाई R²। और इसी से सारे फार्मूले बने थे। ये जो फार्मूला था, इसी से फार्मूला बना था B इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई रेडियस थीटा और ये साथ में कैपिटल N। ये किसके लिए है? फॉर आर्क शेप करंट वायर। अगर कोई वायर आर्क शेप में जा रहा है तो उसके लिए ये फार्मूला है। थीटा एंगल सबटेंडेड बाय आर्क शेप वायर एट द सेंटर। सही है ना ये बात? इसके बाद में फिर फार्मूला बना था B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई कैपिटल R साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। और ये बना था फॉर स्ट्रेट फाइनाइट लेंथ वायर। अब देखिए, स्ट्रेट फाइनाइट लेंथ वायर है JK, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ये P, तो ये एंगल अल्फा और ये बीटा। अल्फा और बीटा फाइनाइट लेंथ वायर ने ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स पे जो एंगल बना रखा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है कंप्लीट वायर ने ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर जो एंगल बनाया वो क्या है? अल्फा प्लस बीटा। अब आप देखिएगा, अगर फाइनाइट लेंथ वायर हो और ऑब्जर्वेशन पॉइंट किसी एक एंड पॉइंट के सामने हो, ये लीजिए, अब की बार जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो किसी एक टर्मिनल के सामने है, तो देखो ऐसा हो जाने से बीटा 0 हो गया। अल्फा तो जिंदाबाद होगा, अल्फा तो जिंदाबाद है, लेकिन बीटा क्या हो गया? 0। या एक दूसरी चॉइस थी कि आप इसके सामने रख दो इसको, ये JK वायर है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट आपने यहां रख दिया टर्मिनल के सामने, तो अब की बार कौन आएगा? बीटा आएगा, लेकिन अल्फा क्या हो जाएगा? 0। तो एक नया पॉइंट और इस फैमिली में जुड़ गया है कि अगर फाइनाइट लेंथ वायर में ऑब्जर्वेशन पॉइंट किसी टर्मिनल के सामने हो, जो एंड्स होते हैं वायर के, तो उनके अगर सामने हो, तो एक फार्मूला और बन जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R। एक खत्म हो जाएगा, एक रह जाएगा, तो कोई एक रह जाएगा, मान लेते हैं साइन फाई है वो। यहां पर फाई का मतलब क्या है? फाई का मतलब अल्फा है। अगर आप ये सोचते हो कि फाई का मतलब अल्फा है तो बीटा क्या बना है? 0। और अगर आप ये सोचते हो फाई का मतलब बीटा है तो अल्फा क्या बन गया? 0। तो फाई भी टर्म में आ गया। क्लियर है ना ये बात? इसी तरीके से एक फार्मूला और आया था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई
2I/R। ये था फॉर इनफाइनाइट लेंथ वायर, इनफाइनाइट लेंथ वायर। और इस कहानी में अल्फा 90 की तरफ भागा था और बीटा भी 90 की तरफ भागा था। और सिचुएशन ये थी कि इनफाइनाइट लेंथ वायर के सामने ऑब्जर्वेशन पॉइंट था P, R डिस्टेंस पर था। यहाँ पर भी टर्मिनल्स की बात कर लो अगर, कि भाई अगर हम ये कहें कि वायर तो इनफाइनाइट लेंथ का है लेकिन जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो टर्मिनल के सामने है, जो वायर ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो टर्मिनल के सामने। तो यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। वायर तो इनफाइनाइट लेंथ का है, लेकिन ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये रहा, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। देखो ऊपर जो एंगल बनता है वो अल्फा बनता है, तो अल्फा किस तरफ जाएगा, 90 की तरफ जाएगा, लेकिन बीटा क्या हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा। सही है ना ये बात। अल्फा तो 90 की तरफ जाएगा लेकिन बीटा क्या हो जाएगा, 0। और इसी तरह से अगर आप इसको देखें, भाई ये वायर है इनफाइनाइट लेंथ का और ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये रहा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये रहा, तो देखो बीटा तो 90 की तरफ चलेगा, यहां पर बीटा तो 90 की तरफ मूव करेगा, लेकिन अल्फा क्या हो जाएगा, 0। ये क्लियर है ना बात। तो यहीं पर आप देखिए अल्फा और बीटा में से एक 0 हो रहा है और एक क्या हो रहा है, 90 हो रहा है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, तो फार्मूला बन जाएगा B इज इक्वल टू μ0/4π। और जब अल्फा और बीटा में से एक को 0 कर दोगे, एक को 90 कर दोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, I/R। एक फार्मूला ये आएगा। और फिर एक फार्मूला था कि B इज इक्वल टू μ0/4π टू कैपिटल M/R² प्लस x² होल पावर 3/2, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड थी ड्यू टू कॉयल एक्सिस पर थी और ये डायरेक्शन में कैसी थी, अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉयल। तो इन रिजल्ट्स को देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। युवराज अर्नव अभी जस्ट आप लोग आए हैं तो फार्मूला लिस्ट बना रहे थे। सबसे पहला फार्मूला तो ये था, इसी से ये बना आर्क शेप वायर के लिए। फिर ये फाइनाइट लेंथ वायर का फार्मूला था। तो इसमें एक ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट ये आ गया कि जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है वो टर्मिनल के सामने, वायर के जो दो एंड्स पॉइंट है उन एंड्स पॉइंट में से किसी एक के सामने, मान लो टर्मिनल्स K था तो K के सामने ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो अल्फा तो बनेगा लेकिन बीटा क्या हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा। सिमिलरली अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट J के सामने है तो बीटा तो बनेगा लेकिन अल्फा क्या हो जाएगा, 0। बीटा तो बनेगा लेकिन अल्फा हो जाएगा 0। तो कंफर्म हो गया कि इस ब्रैकेट में एक रहेगा दूसरा नहीं रहेगा। तो हमने इस फार्मूले को बदल दिया, ये लिखा और यहाँ लिख दिया साइन फाई। समवन सेज कि फाई क्या है, तो हमने अगर इस पिक्चर को माइंड में रखा हुआ है तो फाई की वैल्यू अल्फा है तो बीटा क्या बन गया, 0। अगर फाई की वैल्यू बीटा है तो अल्फा क्या बन गया, 0। यही सेम सिचुएशन यहाँ अप्लाई कर दिया। इनफाइनाइट लेंथ के वायर का फार्मूला ये था, लेकिन अगर टर्मिनल के सामने, जैसे यहाँ देखिए कि इनफाइनाइट लेंथ का वायर है लेकिन ऑब्जर्वेशन पॉइंट टर्मिनल्स के सामने, एंड्स पॉइंट के सामने है, तो ऊपर वाले एंगल को हम लोग हैबिट में अल्फा लिख रहे थे, तो अल्फा तो 90 की तरफ भागेगा लेकिन बीटा क्या रहेगा, 0। और इस वाले केस में अगर आप आओगे तो बीटा 90 की तरफ भागेगा लेकिन अल्फा क्या हो जाएगा, 0। तो आज की क्लास में जब आपने फार्मूला लिस्ट बनाई है तो ये कुछ नए रिजल्ट्स भी ऐड हो गए हैं, देखिए इनको। तो अब जो ये रिजल्ट्स आए अभी, इनको ज़रा सा समराइज कर लें एक जगह, क्योंकि फार्मूला लिखना और उसके ऊपर न्यूमेरिकल करना ये काम हो चुका है। आज की क्लास में हम लोग एक स्टेप आगे चलने वाले हैं। तो अब देखिए क्या रिजल्ट्स आ गया। इसी फार्मूले से
इसी फार्मूले से हमने बनाया फार्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई बाई रेडियस, तीसरे ब्रैकेट में थीटा और आखिरी में n। इसी फार्मूले से हमने बनाया B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई कैपिटल R इज हियर नॉट रेडियस, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इसी फार्मूले से हमने रिजल्ट बनाया B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई रेडियस, सॉरी डिस्टेंस, और यहाँ पे साइन फाई। इसी से रिजल्ट बना B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई कैपिटल R, और इसी रिजल्ट से एक रिजल्ट और बन गया है B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई R, 2 हट गया। इतने रिजल्ट्स बन चुके हैं। एक फ्लो में अगर देखा जाए तो इतने रिजल्ट्स बनाए गए हैं। अभी और भी हैं तो उनको भी देख लेंगे। जो ये सबसे सेकेंड नंबर पे जो रिजल्ट है ये है फॉर आर्क शेप वायर। कौन क्या है ये आप जानते हो, और इस आर्क शेप वायर में R जो है रेडियस है, और जो ये सेकेंड नंबर है फॉर फाइनाइट लेंथ वायर, फाइनाइट लेंथ वायर, और यहाँ पे जो कैपिटल R है वो डिस्टेंस है ऑब्जर्वेशन पॉइंट की परपेंडिकुलरली फ्रॉम द वायर, और ये है फॉर फाइनाइट लेंथ वायर। ये भी फाइनाइट लेंथ वायर के लिए है जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज इन फ्रंट ऑफ वन एंड ऑफ वायर। फाई का मतलब यहां पर आप जो चाहें वो समझ लें। फाई का मतलब अगर आप समझते हैं कि फाई अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बीटा 0 बन गया है, और अगर फाई बीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है तो अल्फा 0 बन गया है। ये किसके लिए था? फॉर इनफाइनाइट लेंथ वायर। ये किसके लिए है? फॉर इनफाइनाइट लेंथ वायर। और ये कब वैलिड है? व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ वन एंड, जस्ट इन फ्रंट ऑफ वन एंड। तो आज की इस क्लास में तुम्हारे लिए जो नया फार्मूला बना वो ये बना। एक तो ये वाला नया बना आपके लिए, और एक ये नया बना। बाकी सब पुराने, इसलिए जब आप कॉपी करेंगे तो केवल ये नए फार्मूले के साथ अपना कॉपी कर लेना। जब ये वाला केस था कि फॉर इनफाइनाइट लेंथ वायर व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ वन एंड, तो इसका अगर मतलब समझा जाए तो अभी डायग्राम बनाया गया था, अभी भी बना है उधर। इसका मतलब समझा जाए तो मतलब में यह है कि अल्फा अगर 90 हो गया है तो बीटा 0 है, और अगर बीटा 90 हो गया है तो अल्फा क्या है? 0। क्या क्यों है, कैसे, वो सब भी एक्सप्लेन किया। और अपने पास में फार्मूला था सॉलिनॉइड की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड, बी एक्सिस ऑफ सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, वीआईपी लिस्ट में इन फार्मूलों को रखें। बी एक्सिस ऑफ कॉइल, कॉइल की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। और बी एक्सिस ऑफ टोराइड, एक्सिस ऑफ टोराइड पर जो आया था वो आया था म्यू नॉट एन आई, और इसी को लिख सकते हो म्यू नॉट कैपिटल एन आई बाई 2 पाई R, जहाँ पे R थी टोराइड की मेन रेडियस। तो इतने ये फार्मूले बन चुके हैं। हम केवल इस चैप्टर के फर्स्ट फेज में इसी बात के पीछे पड़े थे कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है उसकी वैल्यू कैसे निकले, तो वो निकल के आ चुकी है। अब हमें क्या करना है कि इस मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप देखो
जो अभी आपने निकाली है। जैसे इसको देखते हैं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पोजीशन के साथ चेंज हो रही है। यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड आर के साथ चेंज हो रही है। रेडियस कम ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगी। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी आप देखिए रेडियस है ना, यहाँ पर डिस्टेंस है। तो ये जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड आई है वो नॉन यूनिफॉर्म है। भाई अगर कोई फील्ड इंटेंसिटी पोजीशन के साथ या टाइम के साथ या दोनों के साथ बदले तो उसको क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन अगले फेज में जब हमें जाना है तो उस फेज में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होगी। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? ऐसी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि पोजीशन और टाइम से ना डिपेंड करे उसको क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पिक्चराइज कैसे करते हैं? तो पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइन बना करके पिक्चराइज करते हैं। भाई अगर मैं आपसे ये बोलूं कि हाउ वी रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म फील्ड, जनरल क्वेश्चन बनाइए। आपके अपने 12th क्लास में यूनिफॉर्म फील्ड में दो ही एग्जाम्पल हैं, या तो वो इलेक्ट्रिक वाली होगी या फिर मैग्नेटिक वाली होगी। तो यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पिक्चराइज कैसे करते हैं? तो किसने सिखाया था? फैराडे ने, माइकल फैराडे ने। तो फॉर यूनिफॉर्म फील्ड क्या सीख के आए हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स में? फॉर यूनिफॉर्म फील्ड वी ड्रॉ पैरेलल इक्विडिस्टेंट एरोज। ये काम करते हैं। अगर हमने पैरेलल और इक्विडिस्टेंट एरो बना दिए तो ये यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर आप कहते हो कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप बोलते हो कि मैग्नेटोस्टैटिक्स में है तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। अभी जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड हमको मिली हैं सारी की सारी क्या मिली है? नॉन यूनिफॉर्म। तो क्वेश्चन आता है कि भाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कैसे? तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल होती है, उससे हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। और दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स को बहुत स्पेशली तरीके से कट किया जाता है। जैसे अगर आपके पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है और आपने उसको स्पेशल वे में उसको कट कराया है, तो ये मैग्नेटिक मटेरियल का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और इनके बीच में ये गैप है। तो इस गैप में जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो यूनिफॉर्म आती है। तो ये क्वेश्चन केवल जानने का है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनती कैसे है। हेल्महोल्ट्ज कॉइल से बनती है जिसमें करंट फ्लो करती है। दो कॉइल आपस में सम फाइनाइट डिस्टेंस पर रख दी जाती हैं तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो आपकी यूनिफॉर्म है। दूसरा, मैग्नेटिक मटेरियल को स्पेशली तरीके से कट कराया जाता है और नॉर्थ और साउथ पोल को गैप में रख दिया जाता है। तो बीच का जो गैप होता है वहाँ पर जो फील्ड बनती है वो कैसी होती है? यूनिफॉर्म होती है। ठीक। और अगर आप चाहें तो जैसे आप अगर डिसाइड कर लें कि हम जो कॉइल लेंगे उसका आर नहीं बदलेंगे, आर फॉर रेडियस नहीं बदलेंगे, थीटा और एन बदलेगा नहीं, आई नहीं बदलेगा, तो आल्सो यू कैन मैनेज द यूनिफॉर्म फील्ड। भाई आपने कहा कि जो कॉइल है उसका आर नहीं बदला जाएगा, जो करंट है वो भी समय के साथ नहीं बदला जाएगा। तो अगर आपने डिसीजन ले लिया कि कैपिटल आर और आई नहीं बदला जाएगा तो फिर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या बन जाएगी? कांस्टेंट बन जाएगी। तो उस केस में आप यूनिफॉर्म बना सकते हो। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाने के बहुत रास्ते हैं, जबकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिल पाया है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है, लेकिन बहुत बड़े लार्ज स्केल पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिला है। बट मैग्नेटिक फील्ड बहुत इजी वे में आप बना सकते हो। ठीक है।
यहां पर जो इक्विडिस्टेंट है उसका अपना कोड वर्ड है इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट क्यों रखी हैं लाइनें? तो इक्विडिस्टेंट का मतलब यहां पर ये रहता है कि मैग्नीट्यूड नॉट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन एज वेल एज टाइम। अगर हमने अपनी कंपास यहां रख दी है और कंपास ने कहा कि उसके ऊपर 2 न्यूटन का फोर्स लगा है, तो यहां से यहां रख दिया तो भी कितना है 2 न्यूटन। तो कंपास पे 2 न्यूटन का फोर्स बार बार आ रहा है, इससे पता चलता है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड है वो नहीं बदल रहा है। तो इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन बनता है अलग से क्वेश्चन बनेगा कि व्हेन वी रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म फील्ड देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट लाइंस का क्या मतलब है? यू हैव ए ऑप्शंस या ऑप्शन नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा इक्विडिस्टेंट लाइंस रिप्रेजेंट दैट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन कांस्टेंट। और पैरेलल क्यों रखी गई हैं? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, और किसी वेक्टर को कांस्टेंट होने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक तो वैल्यू कांस्टेंट हो जाए और दूसरा डायरेक्शन कांस्टेंट हो जाए। तो व्हेन यू सेट द पैरेलल लाइंस देन द डायरेक्शंस बिकम कांस्टेंट। तो पैरेलल लाइंस को क्यों रिप्रेजेंट किया गया है? जिससे कि डायरेक्शन क्या हो जाए कांस्टेंट। अब जैसे अगर आप इस वाले केस में बात करें और इस वाले, चलो इस वाले केस में जब इन फाइनाइट लेंथ का वायर था, तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो कर्लिंग फिंगर्स चलती हैं, तो कर्लिंग फिंगर्स तो ये जाएंगी ना। तो यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होंगी वो कैसी होती हैं? क्लोज कर्व होती हैं। कैसी होती हैं? क्लोज कर्व। तो नोट करिए, आज की क्लास में शुरुआत करिए यहाँ से, एक हेडिंग नोट डाल दीजिए और नोट हेडिंग में एक पॉइंट ये नोट कर लीजिए, ये वाला, एक पॉइंट ये वाला नोट कर लीजिए और फिर इसको नोट कर लीजिए। इतना काम करिए, बाकी जो चीजें हैं वो आपको केवल रिवीजन मोड में लाने के लिए रखी गई हैं। तो अब हमारे सिलेबस में पकी पकाई यानी सेकेंड फेज स्टार्ट हो चुका है, चैप्टर नहीं बदला है, मैग्नेटिक इफेक्ट ही चल रहा है। पहले हम मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का देख रहे थे, अब हम मैग्नेटिक इफेक्ट में फोर्स की बात करने वाले हैं। तो आपके सिलेबस में जो मैग्नेटिक इफेक्ट फोर्स वाला है उसमें जो फील्ड है दैट विल बी यूनिफॉर्म, और अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो भी घबराए नहीं, चीज़ें तब भी डिस्कस होती हैं, बट एकेडमिक लेवल पर यूनिफॉर्म ही मिलेगा, ये बात हमको पता है, आपको भी पता होनी चाहिए। तो अब हमको इस सेकेंड फेज में रेडीमेड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। मतलब हमको इससे मतलब नहीं रहेगा कि वो बनाई किसने है। अभी क्या था कि जो फील्ड बन रही है उसी से मतलब था, किसने बनाई है और कितनी वैल्यू की बनाई है। तो पहला फेज तो ये था। अब सेकेंड फेज में एंट्री कर रहे हैं, तो सेकेंड फेज में रफ वर्क देखिए, हमको रेडीमेड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। यू फॉर यूनिफॉर्म, एम फॉर मैग्नेटिक, एफ फॉर फील्ड, ये हमको मिलेगी। इसको किसने बनाया है ये टेंशन हमारा नहीं होगा, और इस फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है ये भी टेंशन हमारा नहीं होगा, सब हमको मिलेगा। तो रेडीमेड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो रेडीमेड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी तो पिक्चराइज कैसे करेंगे? कभी कभी पिक्चराइज ऐसे करेंगे, लाइक दिस, बहुत सारे क्रॉस बना देंगे। इससे ये मैसेज आएगा कि जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कैसी है? अंदर की ओर, पेपर के परपेंडिकुलर है, और कैसी है? इनवर्ड। ये डायरेक्शन बनेगी। कभी कभी हम बहुत सारे डॉट बना देंगे। तो जब बहुत सारे डॉट बना देंगे तो इससे ये मैसेज आएगा कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और वो कैसी है? आपकी ओर।
आपकी ओर का मतलब हो गया परपेंडिकुलर टू द पेपर, और बाहर की ओर कभी कभी ऐसे बना देंगे। तो कभी कभी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए, अब यहां पर भी सारे के सारे एरो कैसे होंगे, अंदर की ओर। तो वो एरो जो होंगे अंदर की ओर वो सब पैरेलल और इक्विडिस्टेंट रहे होंगे। यहां पर ये सारे एरो कैसे रहे होंगे, बाहर की ओर, तो वो भी कैसे रहे होंगे, पैरेलल और इक्विडिस्टेंट। तो समटाइम्स हम मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ऐसे ही बना देंगे। और जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है, जो ताकत होती है, दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी, वो बी है। ये भी बी है, ये भी बी है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में जो रेडीमेड हमारे पास है, हम इस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को फेंकते हैं, थ्रो करते हैं। पहले रख भी सकते हैं। अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल ले लें जिसको कि हमने रेस्ट में रखा हुआ है, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल को ले लें और रेस्ट में कर दें उसको, तो रिजल्ट्स बताते हैं कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो फोर्स कितना है पता चलता है, फोर्स नहीं है, फोर्स जीरो है। फोर्स कितना है, फोर्स जीरो है। फोर्स कितना है, फोर्स जीरो है, कोई फोर्स नहीं लगता। फिर लॉरेंज ने उस चार्ज पार्टिकल को फील्ड के अलोंग चला दिया। तो पहले क्या किया भाई, इस नोट पर आते हैं कि अंडर मैग्नेटिक फील्ड, अंडर मैग्नेटिक फील्ड पहला स्टेप था चार्ज पार्टिकल जिसका कि चार्ज Q है, मास M है, इज प्लेस्ड इन रेस्ट पोजीशन, रेस्ट पोजीशन। तो देखने में आया देन फोर्स ऑन इट बराबर जीरो। तो पता चला कि उस चार्ज पार्टिकल पर किसी भी तरीके का कोई फोर्स नहीं लगा। फिर लॉरेंज साहब ने उस चार्ज पार्टिकल को फील्ड की डायरेक्शन में चला दिया। सेकेंड नंबर पर चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन, इज इन मोशन along the direction of field, along the direction of field। तो क्या देखने में आया, then force along or opposite, along or opposite the direction of field, देन फोर्स ऑन इट बराबर जीरो। तो भी फोर्स जीरो दिखाई दिया। मतलब अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को फील्ड के अलोंग चला दें, जैसे ये पार्टिकल है चार्ज का, इसको मैंने चला दिया मोशन, तो ये तो फील्ड के अलोंग मोशन कर रहे हैं। ये चार्ज पार्टिकल है, फील्ड से उल्टा चला दिया मोशन। तो जब अलोंग द फील्ड चलाया और अपोजिट टू द फील्ड चलाया तो चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन, इज इन मोशन अलोंग और अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, देन फोर्स ऑन इट बराबर जीरो। तो भी उस पर कोई फोर्स नहीं लगा। अब ये लॉरेंज ने कहा कि ऐसा करते हैं कि अलोंग वाली बात नहीं रखते हैं और अपोजिट की भी बात नहीं रखते हैं। तो अब नए पॉइंट पर चलें भाई, इसी नोट का अगला पॉइंट। अब क्या कर रहा है कि चार्ज पार्टिकल जो है, चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन, इज इन मोशन सच दैट एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड का मतलब हो गया फील्ड इंटेंसिटी, डायरेक्शन ऑफ फील्ड मतलब फील्ड इंटेंसिटी
इज थीटा, और ये जो थीटा है विच इज, या ऐसे लिख दें, इज थीटा सच दैट, ये ऐसे दो डॉट्स बना दे तो इसको क्या पढ़ते हैं, सच दैट, इसको दो डॉट्स बना दे तो क्या पढ़ते हैं, सच दैट। तो सच दैट थीटा की वैल्यू 0 नहीं रखेंगे और थीटा की वैल्यू 180 नहीं रखेंगे। इससे एक मैसेज और आता, थीटा की वैल्यू 0 नहीं रखेंगे, 0 का मतलब क्या हो गया, 360 भी नहीं रखेंगे, 360 भी तो नहीं रखेंगे ना। तो थीटा की वैल्यू जो है हम क्या नहीं रखेंगे, थीटा की वैल्यू 2n पाई नहीं रखेंगे। 2n पाई में जहां पे n जो है वो 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी n बराबर 0 पे थीटा 0 नहीं रखना, n बराबर 1 पे थीटा 2 पाई, 2 पाई का मतलब 360 नहीं रखना, n बराबर 2 पर 4 पाई, 4 पाई का मतलब क्या होता है, 360 का डबल नहीं रखना। तो अगर हम थीटा की वैल्यू ये नहीं रखेंगे, सिमिलरली यहां पर थीटा की वैल्यू नहीं रखेंगे, तो इसका मतलब हो गया जनरल वे में 2n माइनस 1 पाई, जहां पे n की वैल्यू है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, n बराबर 1 पे थीटा कितना मिलेगा, पाई, पाई माने 180 नहीं रखना, n बराबर 2 पे कितना मिलेगा, 3 पाई, 3 पाई का मतलब भी कितना हो गया, 3 पाई। देखो पाई का मतलब क्या है, 180, तो पाई पाई के 3 स्टेप्स ले लो, नहीं रखना। तो जनरल वे में अगर जब हम लोग ऑर्डिनरी वे में बात करते हैं तो कहते हैं कि थीटा की वैल्यू 0 नहीं रखनी है, थीटा की वैल्यू 180 नहीं रखनी है। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड मोड में बात करते हैं तो पता चलता है कि थीटा की वैल्यू ना तो 2n पाई रखनी है और ना ही 2n माइनस 1 पाई रखनी है। अगर ऐसा है तो क्या देखने में आता है, तो रिजल्ट में देखने में आया कि चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन सच दैट एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज थीटा सच दैट थीटा नॉट इज इक्वल टू 0। तो मजेदार सिचुएशन आती है, देन चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। तो लॉरेंज ने कहा कि अब हमारे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है। जब पूछा गया जो फोर्स है लगता है तो बताओ भाई कितनी वैल्यू का फोर्स लग रहा है। तो अब सिचुएशन देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ये है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है और अब थीटा की वैल्यू ना तो 0 है और ना ही 180 है। तो अब उन्होंने कहा कि भाई चार्ज पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फोर्स फील करता है। पूछा गया कि उस फोर्स के बारे में बताइए, तो लॉरेंज ने काफ़ी मुश्किलों के बाद उस फोर्स का कैलकुलेशन करके दिया। क्या होता है जानते हैं, ये वाला नोट पूरा करिए। पहली पिक्चर है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दूसरी पिक्चर क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरी पिक्चर क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जनरल वे में हम जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ट्रेस करेंगे, बनाएंगे, तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि मुझे यही 3 पिक्चर लेनी है, लेकिन दूसरी और तीसरी इंपॉर्टेंट है कि उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की फोटो कैसे बनाओगे जो कि परपेंडिकुलर टू पेपर अंदर की ओर है, इनवर्ड है। तो सेकंड नंबर पिक्चर, उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की फोटो कैसे बनाओगे जो कि परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर और बाहर की ओर है, तो 3 नंबर पिक्चर। और नंबर 1 तो ऑर्डिनरी है, पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइनें पेपर में बना सकते हो, जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। तो नंबर 1, चलिए जरा थोड़ा सा देखते भी रहिए और नोट करते रहिए, पॉइंट वाइज है मामला, ध्यान देना इधर। तो जैसे इन्होंने ये सिचुएशन मेंटेन की, तो चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, और उसी फोर्स को कहा गया कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ने लगाया था, और चूंकि लॉरेंज ने ये काम किया तो लॉरेंज फोर्स भी कहा गया, लॉरेंज फोर्स। और हम इसको F और M से लिखेंगे, M फॉर मैग्नेटिक।
तो अब जब ये बात आ गई कि वो फोर्स लग रहा है तो पता लगाओ कितनी वैल्यू का है, तो अब हमारी हेडिंग आ गई लॉरेंज फोर्स या लॉरेंज लॉ, जैसा चाहे वैसा कर लें, लॉरेंज फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स। एग्जाम में इसके बारे में कुछ लिखने को आता है तो भी आप यही जो आंसर हम देने वाले हैं वही लिखेंगे। अब ध्यान देना भाई, लॉरेंज फोर्स लिखना है। तो लॉरेंज फोर्स में ये हमने मैग्नेटिक फील्ड दिखा दी और ये एक चार्ज पार्टिकल दिखा दिया Q, M, चार्ज पार्टिकल, पार्टिकल पे अंडरलाइन कर रहे हैं, पार्टिकल पे अंडरलाइन कर दिया। और ये वेलोसिटी हो गई इसकी, एंगल थीटा हो गया। यहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। और ये रही चार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी, Q चार्ज है बॉडी पे, मास m है, वेलोसिटी कितनी है, v है, कितना एंगल बन रहा है, थीटा। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ना होता है कंपटीशन में, बट इंट्रो तो कर ही सकते हैं आप, जिससे कि जब आप थ्योरी का क्वेश्चन का आंसर दें तो नंबर पूरे लेने हैं तो कैसे मैनेज करें। तो बगल में जो है एक चार्ज बॉडी है, वो v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में चलाई जा रही है और किसी भी कीमत में थीटा की वैल्यू वो नहीं है जो आप देख पा रहे हैं, देख सकते हैं ना, थीटा की वैल्यू क्या नहीं है, ऑर्डिनरी वे में थीटा की वैल्यू 0 नहीं है और 180 भी नहीं है, 180 भी नहीं है। यहां पर भी थीटा की वैल्यू 0 नहीं है और 180 भी नहीं है। ठीक, तो पता चल चुका था कि चार्ज पर फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है, तो वो मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकाला जाए। लॉरेंज ने कहा कि मैग्नेटिक फोर्स निकालने का फार्मूला ये रहा, Q V क्रॉस B, V क्रॉस B, ये है फॉर चार्ज पार्टिकल। अगर पार्टिकल वाला चार्ज है तो ये फार्मूला लगाइए। एंड व्हाट हैपन व्हेन चार्ज बॉडी मोशन टेक प्लेस, तब कैसे निकलेगा। तो लॉरेंज ने कहा तब भैया फार्मूला ये लगाना, Fm इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dq v क्रॉस b। लगाइए अपना कॉमन सेंस। लॉरेंज ने तुमको जो फार्मूला दिया है वो किसके लिए दिया है, चार्ज पार्टिकल के लिए, और तुमने यहां पे क्या लिया है, बॉडी। तो लॉरेंज वाला फार्मूला कैसे लगेगा, लग ही नहीं पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, हम पूरी बॉडी नहीं लेंगे, हम पूरी बॉडी नहीं लेंगे, उसका छोटा सा एक टुकड़ा लेंगे जिसको बोलते हैं एलिमेंट। इस छोटे से टुकड़े पे चार्ज कितना है, dq। तो ये छोटा सा टुकड़ा इतना छोटा है, इतना छोटा है कि एज ए क्या बन गया, पार्टिकल। तो इस छोटे से टुकड़े पर फोर्स निकालेंगे तो फोर्स भी छोटा ही होगा, तो छोटा सा फोर्स आएगा dFm बराबर छोटा सा चार्ज dq और v क्रॉस b, v क्रॉस b। तो अब आपने जो है ये छोटे टुकड़े के लिए अप्लाई कर दिया। अच्छा, ये बात तो पक्का है कि पूरी बॉडी अगर ईस्ट जा रही है तो जो छोटा सा एलिमेंट है वो भी किधर जाएगा, ईस्ट जाएगा, तो वेलोसिटी तो वैसे ही मैनेज हो जाएगी। तो ये जो तुमने फोर्स निकाला है वो छोटे से एलिमेंट के लिए निकाला है, तो कहा जाए पूरा फोर्स निकालो भाई। तो आप इस छोटी सी वैल्यू पे क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन। आप यहां पे इंटीग्रेशन लगा देंगे और फिर यही आगे जाकर के क्या बन जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को उस मोड़ पे लाके छोड़ चुके हैं कि जिनको इंटीग्रेशन आता है वो कर लें और जिनको नहीं आता है वो एक्सेप्ट कर लें कि हाँ ऐसे करेंगे तो बन जाएगी बात। ठीक है, तो कूलाम्स करें। लॉरेंज फोर्स ने क्या फार्मूला दिया वो बोर्ड पर लिखा हुआ है। हमको इसके बारे में एकेडमिक लेवल पे ज़्यादा बात नहीं करनी है, लेकिन अगर आपको अपने एग्जाम में लॉरेंज के ऊपर कुछ लिखने को आ जाता है कि लॉरेंज फोर्स के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखिए,
या मैग्नेटिक फोर्स के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखिए। तो क्वेश्चन कैसा है, थ्योरेटिकल, पूरे नंबर के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ेगा, जरूर करिए। और ये तो बात ऐसी जो शुरू से हम तुमको ट्रेंड करते चले आ रहे हैं कि छोटे की बात करो, इंटीग्रेट करके किस पे चले जाओ, टोटल पर। एक्सपेंशन मेथड कहलाता है ये। तो आपके लिए तो कोई मुश्किल काम है नहीं। वापस यही ट्रैक पर लौट आते हैं और फिर से इसको जरा मॉडुलस फॉर्म में लिखते हैं। तो जब इधर भी मॉड लेंगे तो इधर भी मॉड लेंगे, तो ये आ जाएगा क्यू वी बी, और वी और बी के बीच में एंगल कितना है, थीटा। कहानी सुना देते हैं कि लॉरेंज फोर्स वैल्यू ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, लॉरेंज फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, एक्चुअली वेलोसिटी की वैल्यू पे डिपेंड करता है, और लॉरेंज फोर्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, और लॉरेंज फोर्स साइन थीटा पर डिपेंड करता है। तो लॉरेंज ने कहा कि ये फोर्स बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, जरा देखते हैं भाई। एक रफ वर्क देखिए, एक स्टेटमेंट आ रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स एफएम इज कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा जटिल है ये। तो पूछा गया, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है। जैसे आप देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ा आसान है, Q इंटू ई। Q पर डिपेंड करता है, हाँ डिपेंड करता है। E पर डिपेंड करता है, हाँ E पर डिपेंड करता है। तो मैग्नेटिक फोर्स भी Q पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। तो इधर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो बराबर है QVB साइन थीटा। तो Q पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, B पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। बाकी इस इलेक्ट्रिक फोर्स को किसी से लेना देना नहीं है। चार्ज के पास वेलोसिटी है तब भी इलेक्ट्रिक फोर्स QE ही होगा। यहां देखो वेलोसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है, यहां पर वो एंगल पर भी डिपेंड कर रहा है कि अगर वेलोसिटी है लेकिन एंगल क्या है, थीटा बराबर 2n पाई, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, खत्म। बहुत ज्यादा अलर्ट यहां चाहिए, बहुत ज्यादा अटेंशन चाहिए कि मैग्नेटिक फोर्स में अगर हम हैं, मैग्नेटिक फोर्स आप जो है पार्टिकल पर दिखाना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा सावधानी आपको जो है दिखानी पड़ेगी। कहीं थीटा 0 ना हो जाए, कहीं थीटा 180 ना हो जाए। स्पीड अगर ऊपर होगी तो फोर्स बढ़ जाएगा, स्पीड नीचे होगी तो फोर्स कम हो जाएगा। तो इतनी सारी चीजों पे डिपेंड करता है। जितनी सारी चीजों पे डिपेंड करेगा, जितने ज्यादा लोगों पर डिपेंड करेगा, उतना ही तो तुम्हारा हेडेक बढ़ जाएगा कि क्यू ज्यादा कर सकते हैं, वी भी ज्यादा कर सकते हैं, इनको कम कर सकते हैं। एंड दैट इज वाई ये जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड फोर्स है। अब इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसे निकलेगी, मैग्नेटिक फोर्स तो फार्मूला लगा करके लॉरेंज ने सिखाया वो निकल आएगा। अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी, इसको हटा दें। तो जरा डायरेक्शन पे बात कर लिया जाए पहले। तो डायरेक्शन निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल से, डायरेक्शन ऑफ एफएम। याद रखना कि मैग्नेटिक फोर्स भी यहां पे कई तरीके का आएगा। मैग्नेटिक फोर्स किस पर, चार्ज के पार्टिकल पर। मैग्नेटिक फोर्स किस पर, करंट के वायर पर। तो अलर्ट रहना कि अभी हम यहां पर जो है मैग्नेटिक फोर्स किस पर पढ़ रहे हैं, चार्ज के पार्टिकल पर। तो यहां पे लिखा जा रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ओवर चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं भाई, तो सिंपल है कि बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट रूल, क्रॉस प्रोडक्ट रूल ऑफ वेक्टर्स we can determine direction of मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन जो है क्रॉस प्रोडक्ट रूल से, जो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट रूल है उससे अपना निकाल लीजिए। अब यहां पे क्वेश्चन आ सकता है कि क्रॉस प्रोडक्ट रूल क्या है, भूल गए हैं या नहीं पता, तो चलिए वो भी आपको बताते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट रूल क्या कहता है। क्रॉस प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि सेट ऑल फिंगर्स ऑफ राइट हैंड
along फर्स्ट वेक्टर। देखो क्रॉस प्रोडक्ट में फर्स्ट वेक्टर होता है, जो पहले लिखा जाए वो फर्स्ट वेक्टर होता है, और क्रॉस करके सेकेंड वेक्टर लिखा होता है, और इसके बाद जो बनता है वो क्या बनता है, नया वेक्टर बनता है। तो कह रहा है कि ऑल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड को सेट कर दीजिए अलोंग द फर्स्ट वेक्टर। कहीं डायरेक्शन है, डायरेक्शन ये देखो। अब यहां पर आप देखिए V क्रॉस B, तो पहला वेक्टर कौन है V, तो ऑल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड सेट अलोंग द फर्स्ट वेक्टर। ठीक है, अब हम फिंगर्स को मोड़ते हैं टूवर्ड्स द दूसरा वेक्टर, और रास्ता कौन सा फॉलो करते हैं, छोटे एंगल का। देखो अगर आपने अभी मेरे हिसाब से अगर आपने फिंगर्स को, राइट हैंड की सारी फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर पे सेट किया, तो जब फिंगर्स को मोड़ोगे दूसरे वेक्टर की तरफ, तो ये रास्ता क्या होगा, लंबा वाला। लंबा रास्ता फॉलो नहीं करते हैं, छोटा रास्ता फॉलो करते हैं। अब देखिए ऑल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड टुवर्ड द फर्स्ट वेक्टर, अब फिंगर्स की कर्लिंग करी दूसरे वेक्टर की तरफ, तो रास्ता कौन सा फॉलो किया, छोटा वाला। अब जो छोटा रास्ता फॉलो करते हैं, तो ऐसा करने से जो अंगूठा होता है वो नए वेक्टर की डायरेक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो देखते हैं क्या लिखते हैं, सेट ऑल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड अलोंग द फर्स्ट वेक्टर। और सेकेंड नंबर पर अब क्या करना इसके आगे, तो सेकेंड नंबर है कि नाउ कर्लिंग माने मोड़ना, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स टेक प्लेस along shortest possible path। तो अब आपको फिंगर्स की कर्लिंग करनी है। नाउ कर्लिंग ऑफ फिंगर्स टेक प्लेस along shortest possible path towards remaining vector, towards second vector। तो अब आप अपनी फिंगर्स को मोड़िए दूसरे वेक्टर की ओर, और रास्ता कौन सा फॉलो करिए, छोटा वाला। तो छोटा वाला रास्ता फॉलो कर दीजिए। ऐसा करने से जो थंब होगा वो किसको बताता है, डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर। तो तीसरा यहां पर स्टेप आया, फाइनली थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर। तो इस वाली फिगर में, इस वाली डायग्राम में जो थंब है वो किधर जाएगा, अंदर की ओर, यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो कैसा होगा, अंदर की ओर। और ये भी यूनिवर्सली ट्रू है क्रॉस प्रोडक्ट रूल से कि क्रॉस प्रोडक्ट में ये जो नया वेक्टर आता है ये फर्स्ट के साथ कितना बनाता है, 90, और जो ये नया वेक्टर आपको मिलता है ये सेकंड के साथ भी क्या बनाता है, 90। और देखो है भी ऐसा, जब डायरेक्शन निकाली तो ऐसा है भी कि जब हमने सारे रूल्स फॉलो कर लिए तो अंगूठा अंदर जाएगा, और वो जो थंब होगा वो वी के साथ भी परपेंडिकुलर और बी के साथ भी क्या परपेंडिकुलर। खाली करिए पूरा बोर्ड। तो मैग्नेटिक फोर्स को कॉम्प्लिकेशन फोर्स कहते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं, जितनी ज़्यादा अटेंशन इस वाले फोर्स में हमें रखनी पड़ती है उतनी इलेक्ट्रिक फोर्स में नहीं था ऐसा। इलेक्ट्रिक फोर्स तो कहता है कि बस चार्ज दे दो, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दो। डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट रूल से निकाल लेते हैं, और अभी हम मैग्नेटिक फोर्स पढ़ रहे हैं ओवर द चार्ज पार्टिकल। आल्सो वी कैन डिटरमाइन ओवर द चार्ज बॉडी बाय द इंटीग्रेशन मेथड। तो इंट्रो की तरह से आप उसको लीजिए, इंटीग्रेशन करने में कैपेबल हैं अगर, तो फ्यूचर में आप इस रिजल्ट्स को फॉलो कर लेंगे। और मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी और बी दोनों के साथ परपेंडिकुलर है। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रूव करके दिखाओ, प्रूव दैट वर्क डन बाय
मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज बिकम जीरो। क्या कमाल की चीज है कि फोर्स है लेकिन ये फोर्स कोई काम नहीं करता, इससे जो वर्क डन है वो जीरो होता है। ये प्रूफ करके दिखाना है। इसको भी हटा दें, ये जो सपोर्टिंग डायग्राम लॉरेंज फोर्स के साथ बना हुआ है चेक कर लो, डायग्राम पहले चेक करो, ये और ये, यही तो गैप पैदा करेगा, ये वाला डायग्राम हटा रहे हैं। तो प्रूफ करके दिखाना है कि वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज बिकम जीरो। यह एग्जाम में क्वेश्चन आए कि प्रूव दैट अंडर मैग्नेटिक फोर्स काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलती है, ये प्रूफ करना है। या फिर इसका क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि प्रूव दैट अंडर मैग्नेटिक फोर्स इस क्वेश्चन को पूरा लिख दे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट। और यहां पे है प्रूव दैट अंडर मैग्नेटिक फोर्स स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी लिखने की भूल मत कर देना, स्पीड लिखना है यहां पे। स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट या रिमेन सेम। तो तीनों ही क्वेश्चंस के आंसर एक ही जैसे हैं, तीनों ही क्वेश्चंस के आंसर एक जैसे हैं। हटा दें इसको। तो अब थोड़ा लिखना बंद करिए, इसको देख लीजिए पहले, तीनों क्वेश्चन पहले पढ़ के देख लीजिए क्या क्या है। कि मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क डन ही नहीं करता है, वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है। दूसरा कि मैग्नेटिक फोर्स की मौजूदगी में जो मूविंग चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है वो नहीं बदलती है। यानी कि अगर तुमने मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को 100 जूल काइनेटिक एनर्जी के साथ भेजा तो मैग्नेटिक फोर्स लगने के बाद भी उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, 100 जूल। और तीसरा है कि उसकी स्पीड नहीं बदलती, अगर स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है तो मैग्नेटिक फोर्स लगने के बाद भी कितनी होगी स्पीड। वेलोसिटी लिखने की भूल मत करना, स्पीड अलग चीज़ है, वेलोसिटी अलग चीज़ है। वेलोसिटी में वैल्यू, वेलोसिटी में स्पीड और डायरेक्शन दोनों की बात होती है, स्पीड में केवल किसकी बात होती है, वैल्यू की, डायरेक्शन की बात नहीं होती है। प्रूफ करना है भाई। तो कैसे प्रूफ किया जाए, आंसर देते हैं भाई इसका। देखो हमने अभी जाना है, वी नो दैट जो मैग्नेटिक फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये हम जान चुके हैं। कहां से जान चुके हैं, क्योंकि ये सोर्स हमारे पास है, Fm इज इक्वल टू QV क्रॉस B, और इसलिए ये और ये 90 और ये भी 90। तो अगर मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो ये भी हमें पता है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कॉमन सेंस की बात है कि जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी क्या रहेगी, वही रहेगी, डिस्प्लेसमेंट, DISP डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो अगर Fm वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर है तो Fm माने मैग्नेटिक फोर्स
डिस्प्लेसमेंट के साथ भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के साथ भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी की और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट एक जैसे होता है। तो अब वर्क डन लिखा जाए भाई, वर्क डन, W फॉर वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स। तो वर्क डन का फार्मूला क्या है भाई, दो फार्मूले हैं, एक तो ये है इंटीग्रेशन F डॉट डिस्प्लेसमेंट और दूसरा होता है F डॉट डिस्प्लेसमेंट। ये दो फार्मूले होते हैं वर्क डन के। पहले नंबर का फार्मूला तब लगाते हैं जब फोर्स वेरिएबल होता है और दूसरे नंबर का फार्मूला तब लगाते हैं जब फोर्स कांस्टेंट होता है। तो भाई W निकालना है, पहले नंबर का फार्मूला अगर आप लगाते हैं तो यहां से आएगा मॉड ऑफ F मॉड ऑफ dr छोटा डिस्प्लेसमेंट है cos थीटा, और अगर आप ये लगाते हैं तो आएगा मॉड ऑफ F मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट cos थीटा। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाले जो लोग होंगे वो इस फंडे को चुनेंगे, इंटीग्रेशन वाले लोग cos 90 है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में कितने डिग्री पर है, 90 है। सब चीजें लिखाना पॉसिबल नहीं है। इंटीग्रेशन से वर्क डन तब निकलता है जब फोर्स वेरिएबल हो और इससे वर्क डन तब निकलता है जब फोर्स कांस्टेंट हो। तो दोनों ही केसेस में आप जा सकते हो। अरे सपोज कर लो ना, आपने कहा कि स्पीड चेंज हो रही है, पहले 20 थी अब 50 है अब 30 है, तो अब QVB साइन थीटा में स्पीड क्या करने लगे, बदलने लगे, तुम वैल्यू बदलने लगे। तो अब इंटीग्रेशन से चलना पड़ेगा क्योंकि फोर्स क्या होगा, बदलेगा। तो दोनों ही केसेस में देखो आंसर सेम आने वाले हैं। मॉड ऑफ F D माने डिस्प्लेसमेंट और cos 90, और सब जानते हैं कि cos 90 क्या होता है, 0। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है 11th क्लास, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि जो वर्क डन होता है वो बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के। 11th क्लास इसीलिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि 12th की फिजिक्स 11th के बिना तो हो ही नहीं सकती। अब अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो जानना पड़ेगा। अंदर की बात तो यह है कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, अगर मैं ऐसे लिखता हूं ना वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो गलत है। सही तो मतलब है कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। अब फिर कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं तो सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। जो फोर्सेस रास्ते पे डिपेंड नहीं करते, पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कंजर्वेटिव। और आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, और जो ये मैग्नेटिक फोर्स है वो भी क्या है, कंजर्वेटिव है। तो यहां मुझे लिखना चाहिए वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के। लेकिन ये मानते हुए कि आपको ये पता है, मैंने सीधे रिजल्ट लिख दिया है। अब यहां पर आपने लिखा 0 और डेल्टा के में आया के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो के फाइनल बराबर क्या आ गया, के इनिशियल। प्रूव हो गया कि काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल रही है, प्रूव कर दिया। दूसरे नंबर पे क्या बोल रहा था कि मैग्नेटिक फोर्स की मौजूदगी में काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलती है, प्रूफ हो गया। अब चलते हैं स्पीड की बात कर लेते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है, हटा दें इसको, एक दो लाइनें। अब जब ये पता चल गया कि काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल रही है, तो के फाइनल बराबर आया है के इनिशियल, तो हाफ मास फाइनल की स्पीड। ये तो जानते हो ना कि काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में हाफ mv² में v क्या होता है, स्पीड, नॉट वेलोसिटी। v क्या होता है, स्पीड। तो यहां पे आपने लिखा हाफ mvi²। जिस चार्ज पार्टिकल को फेंका है उसकी मास वैल्यू तो वही रहेगी यार। तो
तो यहाँ पे V फाइनल बराबर आ गया V इनिशियल, लीजिए ये भी प्रूफ हो गया। तो एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा जाएगा, तो एक ही तरीके से आंसर आप देते हुए निकलते चले जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे। नोट करिए भाई। लिखते लिखते आप वर्क एनर्जी थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट सुन लीजिए। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर कंजर्वेटिव फोर्सेज नहीं है तो टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी, अब चेंज इन एनर्जी में दोनों आ गए, काइनेटिक भी आ गया, पोटेंशियल भी आ गया। तो अगर कहीं ऐसी जगह पर आप बात कर रहे हो जहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्सेस भी हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस भी हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं यार? जो तुम अप्लाई करते हो, तुमने कहा 3 न्यूटन लगा सकते, नहीं लगा रहे, जाओ, तो एक्सटर्नल नहीं है। आपने 3 न्यूटन लगा दिया तो एक्सटर्नल है। जो फोर्स बाहर से किसी ऑब्जर्वर से लगाया जाता है वो एक्सटर्नल फोर्स कहलाता है। तो सोचो किसी ऐसी जगह के बारे में जहाँ पर तीनों लोग थे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी था, फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। जो फोर्सेस रास्ते पर डिपेंड करते हैं, पाथ पर डिपेंड करते हैं, वो नॉन कंजर्वेटिव कहलाते हैं। जो रास्ते पर डिपेंड नहीं करते हैं वो कंजर्वेटिव कहलाते हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन के बारे में तुमने बात करी जहाँ पर कंजर्वेटिव भी है, नॉन कंजर्वेटिव भी है, एक्सटर्नल भी है। तो यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? तो तीनों लोग मिल करके जो टोटल वर्क डन करेंगे दैट बराबर चेंज इन टोटल एनर्जी। चेंज इन टोटल एनर्जी, इसी टोटल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। ये है वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट। केवल कंजर्वेटिव है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।